A very good day to all of you. Welcome to our channel learning session. तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर दैट इज मोशन इन अ प्लेन। पहले हमने डिस्कस कर लिया था मोशन को स्ट्रेट लाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेन में कैसे मोशन होता है। अब प्लेन का मोशन समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी बेसिक टर्म्स है। अगर ये बेसिक टर्म्स को हम क्लियर करेंगे तभी हम मोशंस पे पहुंच पाएंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट बेसिक टर्म है दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्चुअली है क्या? सबसे पहले तो बात करेंगे वेक्टर की, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दे बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज। सो बेसिकली वेक्टर को हम बोल सकते हैं ऐसा वेक्टर दैट इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम एक नॉर्मल वेक्टर को डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ तो उसको हम सिंपली बोलते हैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म। अब अगर हम ओकेजनली बात करें कि एक्चुअली यूनिट वेक्टर है क्या, यूनिट वेक्टर का जो साइन है उसको हम कैप के साथ डिनोट करते हैं, या इसको बोल सकते हैं कैरेट, या बोल सकते हैं इसको हैट की फॉर्म। मतलब कोई भी अगर वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ ये सिंबल चलता है कैप। दैट मीन्स अगर ए कैप की वैल्यू दैट मीन्स इट विल बी राइट लाइक दिस। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर हुआ का अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर along the direction of the vector. So obviously unit vector has magnitude 1 unit and its direction in the same as that of a given vector. जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सिंपली अगर आपने यूनिट वेक्टर को लिखना है दैट मीन्स एक कैप की फॉर्म में लिखोगे। मैंने बोला था जो वेक्टर है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपने ए कैप की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगी। अगर आपने सिंपल वेक्टर की फॉर्म निकालनी है तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास ए कैप इंटू ए की फॉर्म में। तो ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर कैन बी रिटन एज अ मैग्नीट्यूड टाइम्स ऑफ किसके? ए कैप वेक्टर के, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन के। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है क्या? अब एक्चुअली प्लेन में वेक्टर को रेजोल्यूट कैसे करना है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन क्या होता है। एक्चुअली हमने पढ़ा था जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है या पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये प्रोवाइड क्या करते हैं? एक्चुअली एडिंग ऑफ वेक्टर्स। सिमिलरली पॉलीगन ने भी एडिशन दी थी। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ने बताया था अप्लाई टू ऐड वेक्टर्स मोर देन 2 इन नंबर्स। अब हम बोल सकते हैं प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। वो था कॉम्पोजिशन। यहाँ पे बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन की। जो कॉम्पोजिशन और रेजोल्यूशन है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बेसिकली रेजोल्यूशन है वो कॉम्पोजिशन से बिल्कुल कन्वर्स में है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर। मतलब हमने वेक्टर को स्प्लिट करना है इनटू 2 और मोर वेक्टर इज नोन एज, मतलब एक वेक्टर की हेल्प से हमने उसको 2 से ज्यादा या 2 में जो वेक्टर्स को उसको रेजोल्यूट करना है या उसको हमने जो है अलग करना है, उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम बात करेंगे एज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मे बी अप्लाइड टू ऐड एनी नंबर ऑफ वेक्टर। तो कन्वर्सली अ गिवन वेक्टर मे बी रिजॉल्व्ड इनटू एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स। अब बात करेंगे कि जो रेजोल्यूशन है वेक्टर्स की इन 2 कंपोनेंट वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन। तो हमारा जो मेन हेडिंग है इसके अंदर दैट इज, अब हमने एक्चुअली जो रेजोल्यूट करना है वेक्टर को उनको 2 कंपोनेंट वेक्टर्स की फॉर्म में। तो इसके लिए हम कंसीडर कर लें आर वेक्टर दैट हैज टू बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट। मतलब एक आर वेक्टर है जिसको हमने रिजॉल्व करना है 2 कंपोनेंट वेक्टर्स की फॉर्म में। सो दैट हम मान लेते हैं 1 वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, एक जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में है। सेकेंड जो है हमारे पास अदर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, दैट इज लाइक दिस। तो ये चीज आएगी, तो ये डिनोट करेंगे हम इसको बी वेक्टर के साथ। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम अ पॉइंट ओ ड्रॉ अ वेक्टर ओ आर। तो हमने ओ से एक वेक्टर ओ जो है ये ओरिजिन पॉइंट है, वहां से हमने ड्रॉ कर लिया आर वेक्टर। ये ओ पॉइंट है और ये सपोज आर वेक्टर है इस डायरेक्शन। उसके बाद उन्होंने बोला है जो हमने ए वेक्टर है बी वेक्टर को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। एक्चुअली उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या बोल रहे हैं वो, एक्चुअली पैरेलल टू द वेक्टर ए एंड अदर थ्रू द पॉइंट आर। सो हमने क्या करना है, ये दोनों वेक्टर ऐसे हमने ड्रॉ करने हैं सो दैट जो ये इंटरसेक्ट करें ओ पॉइंट को, दैट मीन्स ओरिजिन पॉइंट को इंटरसेक्ट करें। तो यहाँ से जो हमने फर्स्ट जो ए वेक्टर ले लिया दैट विल बी लाइक दिस। ठीक है,
उसके बाद जो बी वेक्टर है ये भी इसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो ये चीज होगी। तो ये एक वेक्टर ए बन गया और ये दूसरा वेक्टर बन गया हमारे पास बी वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में आ गया और ये पॉइंट सपोज बी है, ये आपस में सारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स, ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, ठीक है। तो ये आर वेक्टर हो गया, ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो ये हमारे पास एक्चुअली पॉइंट है आर की फॉर्म में। तो इसका रिजल्टेंट ऑब्वियसली अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, तो यहाँ से ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट दैट इज ओ आर किसके इक्वल आएगा, ओ आर इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी आर के इक्वल आएगा। यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या देखते हैं, सिंस वेक्टर जो OP है दैट इज पैरेलल टू द वेक्टर A, दैट मीन्स जो OP वेक्टर है ये P पॉइंट है, दिस इज पैरेलल टू द वेक्टर A वेक्टर, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रियल नंबर। वो कैसे करेंगे, सपोज जो OP है दैट इज रियल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, दैट मीन्स m टाइम्स ऑफ A वेक्टर लिख सकते हैं। सिमिलरली इस पार्ट को भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं PR वेक्टर जो है दैट इज n टाइम्स ऑफ उसको n टाइम दैट मीन्स b वेक्टर के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम चीज लिख सकते हैं कि जो ये इक्वेशंस हैं ये वाली, ये क्या प्रूफ कर रही हैं, दैट डिस्क्राइब्स द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर r इनटू टू कंपोनेंट फॉर्म। दो कंपोनेंट कौन सा है, एक ये वाली फॉर्म आ गई कंपोनेंट की और दूसरी कौन सी फॉर्म आएगी, ये nb वाली फॉर्म आएगी। दिस इज ऑल अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स when it is taken along any direction, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट है ये वाली फॉर्म में बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। अब रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन कैसे करते हैं वेक्टर्स की इन अ प्लेन। एक्चुअली ये रेजोल्यूशन होती है, इस टाइप के रेजोल्यूशन को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की फॉर्म में लेते हैं। दैट मीन्स जब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की फॉर्म में, तो उस टाइम पे इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू अ प्लेन और टू डायमेंशन। प्लेन की बात करें एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, दैट मीन्स एक टू डायमेंशनल पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं जो ओ आर वेक्टर है उसको हमने रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट की फॉर्म में, और उसको ऐसे रिजोल्व करना है कॉमन पॉइंट दोनों का सेम हो बट दोनों आपस में वेक्टर क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में हो। तो सपोज हमारे पास O है, ओ आर वेक्टर हमने लिया इस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है सबसे पहले तो इससे ओ आर वेक्टर को ड्रा करने से पहले सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि कौन से डायमेंशन में, टू डायमेंशन की प्लेन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक्स वाई जो हमने एक्सिस तो वो लेनी है। वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज वाई एक्सिस। एक्स प्लेन और वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आर वेक्टर लेते हैं इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो ये आर वेक्टर है हमारे पास, ओरिजिन पॉइंट दिस एंड दिस इज आर, कैपिटल आर की फॉर्म में। तो यहाँ से जो चीज है दैट मीन्स कैपिटल ओ आर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। अब हमने इसको रिजोल्व करना है दो कंपोनेंट की फॉर्म में, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए वेक्टर्स की, तो हम एक लेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, एक ले लेंगे हम वाई एक्सिस की तरफ। तो सपोज वो है यहाँ से हमने एक वेक्टर ये ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया सपोज दिस वन इज P इस डायरेक्शन में है और दिस वन इज Q वेक्टर, दिस इज अलोंग X और दिस इज अलोंग Y वेक्टर। सपोज ये एंगल जो बन रहा है दैट इज इक्वल टू थीटा के इक्वल है। अब आप देखिए फ्रॉम द पॉइंट R ड्रॉप RP, जो RP है एंड RQ है वो क्या है, परपेंडिकुलर्स है। किसके पैरेलल है, एक एक्स एक्सिस के और क्या है वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अगर आप ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ऑफ वेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग या बोल सकते हैं पैरेललोग्राम बन रहा है, दैट मीन्स पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट ओ आ रहा है वो किसके इक्वल है, उसकी दो एडजेसेंट साइड के, दैट मीन्स वन इज OP एंड दूसरी एडजेसेंट साइड क्या है OQ की फॉर्म में, दिस वन OP प्लस OQ के इक्वल है। अब डायग्राम ने हमें मेंशन किया गया है दैट मीन्स OP है जो दैट इज इक्वल्स टू x के इक्वल है। कहते हैं अगर OP x के इक्वल है एंड OQ y के इक्वल है तो उस टाइम पे जो हमारे पास ये तो है हमारे पास मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड x है और इसका मैग्नीट्यूड है y। तो यहाँ से अगर वेक्टर की फॉर्म निकाल ली हो, मैंने ऑलरेडी बोला था यूनिट वेक्टर निकालना हो
सपोज यूनिट वेक्टर एन कैप की वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है एन कैप वेक्टर अपॉन एन। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हमने वेक्टर की फॉर्म निकालनी है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ओपी वेक्टर की फॉर्म निकालनी है, तो यहाँ से ओपी वेक्टर आएगा जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है इनटू इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है एक्स की फॉर्म में, यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, एक चीज रखनी है, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होएगा आई कैप की फॉर्म होगा। अगर वाई डायरेक्शन ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होएगा दैट इज आई कैप। यूनिट वेक्टर का मतलब ही है वन मैग्नीट्यूड के इक्वल है, वन यूनिट मीन्स वन की वैल्यू है, दैट मीन्स ओपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स इंटू आई कैप, और ओ क्यू की सिमिलरली वैल्यू आ जाएगी वाई इंटू जे कैप की फॉर्म में। अब ये सारी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ओ आर तो है ही ऑलरेडी, दैट इज आर वेक्टर के इक्वल है, दैट मीन्स ये आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी जो इक्वेशन है रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर इनटू द कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट है एक्स आई एंड वाई जे। तो अगर हम बोले जो एक्स आई और वाई जे है कैप है, इसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट और इसको बोलते हैं हम वाई कंपोनेंट की फॉर्म में, और अकेले एक्स वाई और वो क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक सपोज कर ले केस, अगर आर वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ अगर अकेला आर है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर है, और थीटा क्या है इंक्लिनेशन, दैट मीन्स अगर एंगल है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उस टाइम पे अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखें OPR में, OPR में अगर cos थीटा की वैल्यू फाइंड करें, cos थीटा और sin थीटा की, cos थीटा दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पे है OP की फॉर्म में और हाइपोटेन्यूज है OR की फॉर्म में। OP की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है x की फॉर्म में, OR की वैल्यू है R की फॉर्म में। तो यहाँ पे x कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे थीटा की फॉर्म में XR cos थीटा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू R cos थीटा। सिमिलरली हम sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है हमारे पास PR की फॉर्म में, हाइपोटेन्यूज है OR की फॉर्म में। परपेंडिकुलर दैट मीन्स PR y एक्सिस के परपेंडिकुलर y की वैल्यू अपॉन R, तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास R sin थीटा की। तो ये फॉर्म्स भी हम यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमें बता रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑल्सो इन अगर हम ट्राइंगल में देखें कौन सी OPR में, इस ट्राइंगल में अगेन देखें तो जो OR है दैट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से ये भी आ जाएगा OR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर की फॉर्म। ये चीज है OR स्क्वायर है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया दैट मीन्स अंडर रूट की फॉर्म में। तो ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, OR की वैल्यू क्या है R के इक्वल है, OP की वैल्यू इसके इक्वल है OP x के, दैट मीन्स x स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहाँ से एक और चीज हमने डिराइव कर ली, दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर दोज ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर। तो ये एक्चुअली रेजोल्यूशन अगर हम रेक्टेंगुलरली कर रहे हैं तो हमारे पास एक तो ये रिजल्ट यूज होएगा, एक ये दिस वन एंड लास्ट वन इज दिस। अगर सिमिलरली हम रेजोल्यूशन करें 3 डायमेंशन में, दैट मीन्स पहले हमने प्लेन की बात की थी, अगर 3D फॉर्म में अगर रेजोल्यूशन करनी है वेक्टर्स की तो उस टाइम पे आपको उसका सीधा रिजल्ट याद करना है। अगर हमें प्लेन वाला रिजल्ट याद है तो इस टाइम पे जो हमारा रिजल्ट आएगा XYZ की फॉर्म में, जो R की इक्वेशन भी बनेगी वो बनेगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की फॉर्म में बनेगी। तो यहाँ से एक तो ये रिजल्ट आएगा और एक ये रिजल्ट बनेगा R वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के की मतलब के कैप की फॉर्म में। तो बेसिकली 2D और 3D में इतना ही डिफरेंस है, वहां पे हम दो जो कंपोनेंट्स दैट मीन्स एक्स वाई को ले रहे थे, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों, दैट मीन्स यहाँ पे भी जेड इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी जेड इन्वॉल्व है। ये केस है हमारे पास 3D का और वो केस था हमारे पास 2D केस वाला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन इन अ प्लेन। तो एक्चुअली अब हमने क्या करना है, मोशन लेना कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी दो प्लेन, सपोज एक एक्स है और एक वाई है, दैट मीन्स वो 2D मोशन हो रहा है। तो उसमें कंसीडर करना है जो हमारे पास जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। लेट अस स्टार्ट विद एन डायग्राम। एक्स वाई डायरेक्शन हमने ले ली है,
तो हमने सपोज किया है कि जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। उसके साथ उन्होंने बोला पॉइंट जो ओ है वो उसका ओरिजिन है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है सपोज एट एनी टाइम टी, सपोज कोई भी टाइम टी पे जाके जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए पे पहुंच जाता है। तो सपोज ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पहुंच गया है, कौन सी पोजीशन, ए पे। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम टी है तो अगेन वो कहते हैं एक ऐसा टाइम आता है सपोज वो टी डैश आता है, टी डैश पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे पहुंच जाता है बी पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है हमारे पास जब वो बी पॉइंट पे सपोज वो पहुंच जाता है देन उनके बीच का टाइम इंटरवल, ये टी पे है देन ये है टी डैश पे, तो उनके के बीच का जो इंटरवल है दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ डिनोट करेंगे। तो ये इस डायरेक्शन में है तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी इस डायरेक्शन, ठीक है। तो सपोज ओ ए इज इक्वल टू, ये भी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पोजीशन वेक्टर को। ओ ए को हमने आर वेक्टर की फॉर्म में ले लिया और ओ बी को हमने ले लिया है आर डैश वेक्टर की फॉर्म में। उसके बाद हमने इस पूरी कंडीशन में एक्स एक्सिस वाई प्लेन में देखना है जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है, दैट मीन्स यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट के इक्वल होता है उसकी दोनों साइड, तो यहाँ पे दोनों साइड है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट ओ बी के, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं इजिली ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। ये चीज़ें आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ से हम अगर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, हमें इस सिंबल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट्स वाई वी आर अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे पास आएगी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर की फॉर्म में आएगी। तो हमें ऑलरेडी इन सब की वैल्यू पता है, ओ बी की वैल्यू भी पता है और ओ ए की वैल्यू भी पता है, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब हमने यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर्स है क्या। सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग है वो आई कैप है और वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा लेते हैं हम, जे कैप लेते हैं। दैट मीन्स तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर इन 2D प्लेन की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, दैट इज वो आई थी एक्स आई प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में है, ठीक है। एक्स और उसका डिस्टेंस है जहां से वो मूव करना शुरू हुआ है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस आएगा। सपोज एट ए टाइम टी पे इसका डिस्टेंस x था बिकॉज एक्स एक्स की बात कर रहे हैं। सपोज एट ए टाइम टी डैश पे इसका डिस्टेंस था x डैश की फॉर्म में। सिमिलरली y के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, a के कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस आएगा y की फॉर्म में और b की कॉरेस्पॉन्डिंग ये डिस्टेंस आएगा y डैश की। तो ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद हमने r वेक्टर की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, सिमिलरली हम r वेक्टर डैश की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट इज x डैश आई कैप प्लस y डैश जे कैप की फॉर्म में। तो ये दो हमारे पास वेक्टर आ गए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए हैं, दैट मीन्स ए बी वेक्टर की वैल्यू वो है r वेक्टर डैश माइनस r वेक्टर की फॉर्म में। तो r वेक्टर डैश माइनस r वेक्टर की फॉर्म मतलब दोनों को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा x कैप आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बस हमने इनको अलग अलग कर देना, दैट मीन्स एक्स एक्स वाले कंपोनेंट को अलग, दैट मीन्स आई कैप वाले कंपोनेंट को कॉमन ले लेना है और जे कैप वाले को अलग कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप, उसके बाद प्लस यहाँ से माइनस प्लस माइनस की फॉर्म बनेगी, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस आके वाई डैश माइनस वाई जे कैप की फॉर्म। तो ये हमारे पास ए बी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म निकल जाएगी। अब नेक्स्ट हमने दो केसेस डिस्कस करने हैं। एक तो जब मोशन जो ऑब्जेक्ट कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है व्हेन द मोशन इज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उस टाइप में हमारे पास जो अलग अलग चीज़ों की वैल्यू वो कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसीडर करना पड़ेगा केस, दैट मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस केस में क्या है, हम सपोज कर लेते हैं इफ द ऑब्जेक्ट्स कवर द डिस्प्लेसमेंट, कौन से डिस्प्लेसमेंट, आर वेक्टर डैश माइनस आर वाली, कौन से टाइम में, इन द इंटरवल टी डैश माइनस टी। तो ये हमारे पास जो
डिस्प्लेसमेंट आई थी वो इंटरवल में था टी डैश माइनस टी की फॉर्म में। तो उस टाइम पे हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट थी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दैट इज आर वेक्टर डैश माइनस आर वेक्टर अपॉन टाइम। तो कितना था टोटल टाइम इंटरवल, टी वेक्टर डैश माइनस टी वेक्टर की फॉर्म में। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को एक्सपैंड करें तो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है इस आर डैश वेक्टर की। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी आर डैश वेक्टर की तो इस फॉर्म में आएगी। तो ये माइनस आ रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आर वेक्टर डैश की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस वी इंटू टी डैश माइनस टी की फॉर्म आएगी हमारे पास आर डैश की वैल्यू। उसके बाद ये था हमारे पास जब हमने मोशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की फॉर्मूला। अगर सपोज कर लो जो टी डैश है टाइम है टी डैश इज इक्वल टू टी के इक्वल है और एट द टाइम टी जीरो है, आर वेक्टर डैश की वैल्यू है हमारे पास आर वेक्टर और आर वेक्टर की हमारे पास है आर नॉट वेक्टर। तो उस टाइम पे जो ये इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। इसको हमने चेंज करना है दैट मीन्स आर वेक्टर डैश वाली फॉर्म आर वेक्टर ये आर नॉट बन जाएगी प्लस वी वेक्टर। उसके बाद हमारे पास है टी डैश माइनस टी डैश की जगह हमने टी पुट करना है और उसकी जगह जीरो। तो टोटल फॉर्म बन जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर नॉट प्लस वी इंटू टी की फॉर्म में। दैट मीन्स जो हमारे पास रिजल्ट आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम का उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे व्हेन द मोशन इज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की बात हो रही है दैट मीन्स हमें एक्सेलरेशन की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। एक्सेलरेशन की वेलोसिटी बाय टाइम की फॉर्म में लिखेंगे, वहाँ पे वेलोसिटी वाला फैक्टर भी इन्वॉल्व है। दैट मीन्स हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी चाहिए। तो इन टर्म्स को डिस्कस करके हम जो मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ भी इजीली हम उसके कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इजीली निकाल पाएंगे, सिमिलरली जैसे हमने ये निकाला है। तो सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में बोला उन्होंने व्हेन द मोशन इज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन की सिंपली वैल्यू हम लिख सकते हैं अगर हम सपोज करें v एंड v डैश जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किस टाइम इंटरवल में t एंड t डैश में। दैट मीन्स जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी a वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर डैश माइनस v वेक्टर अपॉन t डैश माइनस t की फॉर्म में आएगी। अब यहाँ से हमने इस इक्वेशन को एक्सपैंड करना है इन दी फॉर्म ऑफ v वेक्टर डैश की फॉर्म में। तो यहाँ से हमने v वेक्टर डैश की वैल्यू निकालनी है। तो वो हमारे पास आएगी v वेक्टर डैश एज इट इज, ये वाली टर्म उधर शिफ्ट कर देंगे दैट मीन्स और ये माइनस वी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास v वेक्टर डैश की फॉर्म बन जाएगी v वेक्टर प्लस a वेक्टर t डैश माइनस t की फॉर्म में आएगी। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टर्म इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो उससे भी पहले हमने जो पहले वैल्यू निकाली थी दैट इज आर वेक्टर डैश में, जहाँ पे हमने कौन सपोज किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली साइड पे। उस टर्म में हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो आई थी आर वेक्टर डैश की फॉर्म में। तो आर वेक्टर डैश इज इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस वी एवरेज, वो वी एवरेज की फॉर्म में थी, वी वेलोसिटी और टी डैश माइनस टी की फॉर्म में था। तो यहाँ पे वी एवरेज की वैल्यू भी चाहिए। तो उसके लिए हमें सपोज करनी पड़ेगी वी एवरेज की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू वो एवरेज मतलब जितनी भी वेलोसिटीज है उनका हमने एवरेज लेना। तो हमारे पास दो वेलोसिटी को हम डिस्कस करें, एक तो v है और एक v डैश है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ v वेक्टर प्लस v डैश की फॉर्म। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास va एवरेज की वैल्यू भी आ गई हुई है। तो सिमिलरली हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी r डैश की इक्वल्स टू r वेक्टर प्लस हाफ ऑफ ये वैल्यू पुट करनी है v प्लस v डैश, अगेन है हमारे पास t डैश माइनस t की फॉर्म में। अब हमने एक्चुअली क्या करना है, आगे सब्स्टिट्यूट फर्दर करना है। हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है v डैश को जो फर्दर इस इक्वेशन में। तो हमारे पास जो r वेक्टर डैश की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे v डैश की वैल्यू हमने पुट करनी है एक्चुअली सिंपल लैंग्वेज में। तो r वेक्टर डैश इज इक्वल्स टू r वेक्टर हाफ एज इट इज आएगा। हमारे पास v
प्लस वी डैश की वैल्यू हमारे पास है इस फॉर्म में, तो ये वाली वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है, तो ये आएगी v प्लस ए वेक्टर टी डैश माइनस टी की फॉर्म में, साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस फॉर्म के साथ, दैट इज टी डैश माइनस टी की फॉर्म में। आगे हम अगर इसको फर्दर एक्सपैंड करें तो ये आएगा आर वेक्टर डैश इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी, ये देखिए हमारे पास v प्लस वी है, दैट मीन्स ये बन जाएगा 2v, दैट मीन्स साथ में उसके साथ डिवाइड भी कर रहे हैं तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास जो टर्म बचेगी दैट इज v, और इस पूरी टर्म को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास टी डैश माइनस टी की फॉर्म में। अब दिस हाफ इज मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये तो आ जाएगा प्लस ऑफ हाफ टी डैश माइनस टी की फॉर्म में। फर्दर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा टी डैश माइनस टी की फॉर्म। यहाँ से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो ये टर्म बनेगी आर वेक्टर डैश इज इक्वल्स टू आर वेक्टर प्लस वी टी डैश माइनस टी प्लस हाफ ए टी डैश माइनस टी की होल स्क्वायर बन जाएगी यहाँ से। तो ये जो इक्वेशन आई है ये कनेक्ट करती है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन बता रही है कौन से टाइम पे एट एनी टाइम टी डैश टू इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी, सो व्हेन मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। इन केस अगर हम टी डैश की जगह टी ले लें, टी की जगह 0 ले लें, सिमिलरली जैसे हमने कांस्टेंट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली फॉर्म में किया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी आर वेक्टर, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर में, ये बन जाएगा आर नॉट में, v की जगह हम ले लेते हैं उसकी वेलोसिटी u, अगेन t माइनस 0 हाफ a t माइनस 0 का स्क्वायर, तो हमारे पास जो टोटल इक्वेशन बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल टू आर नॉट प्लस u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम एक्चुअली कंपोनेंट की बात करेंगे, लास्ट में आर वाला कंपोनेंट इन्वॉल्व था, दैट मीन्स हमने एक्स आई प्लस वाई जी की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे आर भी है हमारे पास, u वाला कंपोनेंट वेलोसिटी की कंपोनेंट की बात भी करेंगे, एक्सेलरेशन कंपोनेंट की बात भी करेंगे। सबसे पहले तो आर वेक्टर की फॉर्म, आर वेक्टर को तो हम इजीली लिख सकते हैं, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में, बिकॉज 2D प्लेन है। उसके बाद करेंगे दिस वन वाले u की, तो u को हम लिख सकते हैं एक्चुअली दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, यू एक्स आई प्लस यू वाई जे की, ये रह गया हमारे पास a, दैट मीन्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी सिमिलरली लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल्स टू a एक्स आई कैप a वाई जे कैप, तो ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ जाएगी जो कि हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर ये 2 है। जब आप इसमें सब में वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल्स टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप ये फॉर्म में। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वाला, दैट इज टी, तो साथ में है ही है, टी एज इट इज आएगा, हाफ पी एज इट इज आएगा, ए हमें पता है दैट इज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप की फॉर्म में, साथ में टी स्क्वायर वाली फॉर्म बन, तो ये हमारे पास जो है टोटल इक्वेशन बन जाएगी जो होल्ड कर रही है कोफिशिएंट को आई कैप एंड जे कैप ऑन टू साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन। और सेपरेटली हम अगर इसके कंपोनेंट्स को कंपेयर करें तो x की वैल्यू को हम x के कंपोनेंट को अलग से देखेंगे, y के अलग के, तो x की वैल्यू जो बनेगी दैट इज यू एक्स प्लस टी भी है साथ में प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, तो ये x वाला कंपोनेंट बन जाएगा। सिमिलरली y वाला बन जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर की, तो ये हमारे पास जो है टोटल रिजल्ट आ जाएगा किसका, जो हमने मोशन करना था इन प्लेन में व्हेन मोशन इज इन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्टाइल। पहले हम पढ़ेंगे एक्चुअली प्रोजेक्टाइल है क्या, कैसे ये मूव करता है, इसका पाथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए अलग अलग डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। बात करें हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल एक्चुअली है क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्पेस में एयर में प्रोजेक्ट करते हैं सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल में पाथ फॉलो होता है उस पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी की फॉर्म। दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज path followed by the projectile is called as a
ट्रजेक्टरी। उसके बाद हम बात करेंगे कोई भी इंजन है या फ्यूल है of same kind may be used, but after having it thrown it, the projectile should move under the effect of gravity. So thus an aeroplane in a flight is not an projectile, but say a bomb drop from the aeroplane is a projectile. Aeroplane move कर रहा है, वो projectile का motion नहीं है। अगर वहां से हम कोई चीज फेंकते हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं, that means वो projectile का motion है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोजेक्टाइल के लिए। पहली जो प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल है दैट इज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जो ट्रजेक्टरी पाथ को फॉलो कर रही है और प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल है फर्स्ट। सेकंड है अ जेवलिन और हैमर थ्रोन बाय एथलीट। एथलीट जब भी कोई जेवलिन थ्रो या हैमर थ्रो करता था उस टाइम पे जो पाथ फॉलो होता है वो प्रोजेक्टाइल वाला होता है। तो सेकंड इज अ हैमर थ्रोन बाय एथलीट। उसके बाद और बोल सकते सिंपल लैंग्वेज में, जो कोई भी स्टोन है उसको थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल या टावर में, वो भी प्रोजेक्टाइल का मोशन को फॉलो कर रहा है। अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम हिल और अ टावर, तो ये भी प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल है। तो बेसिकली अगर आपने प्रोजेक्टाइल के मोशन को समझना है तो यहाँ पे हमारे पास जो मोशन है प्रोजेक्टाइल का उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मोशन। अब मतलब मोशन कैसा कर रहा है, किस डायरेक्शन के अलोंग कर रहा है, कैसे बना रहा है एंगल। तो उस केस में हमारे पास जो इसका मोशन है वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ, और साथ में हमारे पास कंडीशन है जो वेलोसिटी है वो होनी चाहिए हमारे पास यूनिफॉर्म। सेकेंड है हमारे पास मोशन कर रहा है अलोंग वर्टिकल पाथ अंडर ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की। दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन की बात तो करेंगे, दैट इज इक्वल टू स्मॉल जी, ग्रेविटी के इक्वल है। तो ये हमारे पास दो कंसीडर कर लेंगे केस, वहां से हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को शो करेंगे। तो सबसे पहले हमने केस कंसीडर करना है, वहां से हमने अलग अलग चीजों को फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट हमारे पास केस है प्रोजेक्टाइल जब हम फायर करते हैं पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स ग्राउंड लेवल से हमने पैरेलल वहां पे जाके हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया। उस टाइम पे वहां पे उसका टाइम कितना आ रहा है, उसकी हाइट कितनी है, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए हम एक्चुअली कंसीडर कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने फायर किया है फ्रॉम द पॉइंट ओ एट अ सर्टन हाइट अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से एक सर्टन हाइट पे हमने वहां से फायर किया, और जिसकी जहां से फायर किया है उसकी जो वेलोसिटी है विद इनिशियल वेलोसिटी u है। दैट मीन्स ये पैरेलल किसके जाएगी, ग्राउंड लेवल के, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग। तो यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को एक्चुअली फायर किया है, इस पाथ को जाएगी, सम टाइम इट मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और उसकी जो वेलोसिटी है u है, दैट इज अलोंग x एक्सिस। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कंडीशन बोली है दैट इज लेट a बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये प्रोजेक्शन वाला पॉइंट है, दैट इज a पॉइंट। एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स, कहते हैं जैसे मूव करती है, इट कवर डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी के साथ फेंका, वेलोसिटी के कारण वो x एक्सिस के अलोंग भी मूव करेगी। उसके बाद क्या होएगा, एंड अलोंग वर्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू वेलोसिटी, तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग भी जाएगी, तो इट अटेन्स द अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, नीचे भी जा रही है, तो एक ऐसे एक टाइम पे आएगा, सपोज एट एनी टाइम t पे प्रोजेक्टाइल जो है वो पॉइंट p पे पहुंच जाती है, सपोज यहाँ पे पहुंच जाती है, तो ये पॉइंट p है। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारे x के कॉरेस्पॉन्डेंस, x एक्सिस के x वाला स्मॉल x ले लिया हमारे पास। तो उस टाइम पे द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस आर x एक्सिस, और यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर हुआ वो लिखेंगे हम y एक्सिस की फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू y की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जो प्रोजेक्टाइल है वहां पे जाके ग्राउंड को टच कर जाएगी। तो ये जो पॉइंट को टच किया उस पॉइंट को बोलते हैं हम Q पॉइंट, मतलब सपोज कर लिया कि हमने ये Q पॉइंट है। अब हमने दो केसेस के अलोंग कंसीडर करना है, एक तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी वो मूव कर रही है, एक तो वर्टिकल। तो सबसे पहले बात करेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं,
तो अगर हम निग्लेक्ट कर दें फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स इट विल बी कांस्टेंट। सो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज ux इज इक्वल्स टू u के इक्वल है। उसके बाद जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो दैट मीन्स ax इज इक्वल्स टू 0। हॉरिजॉन्टल के अलोंग करें दैट मीन्स हम x कंपोनेंट की बात करें हैं। मैंने लास्ट आर्टिकल में बताया था अगर मोशन इन प्लेन हो रहा तो हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे भी x एक्सिस है और y एक्सिस है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओवर देयर द कंपोनेंट फॉर्म। उसके बाद बात करेंगे अगर हमने पोजीशन निकालनी है प्रोजेक्टाइल की, सपोज एट एनी टाइम t अलोंग x एक्सिस, तो पोजीशन वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज x या s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। तो पोजीशन यहाँ पे x की फॉर्म में है तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू ut, u x है, ut प्लस हाफ a का कंपोनेंट x के साथ में आएगा हमारे पास t स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमने सपोज किया ux की वैल्यू u है, ax की वैल्यू 0 है और डिस्टेंस x हम x की फॉर्म में ले रहे हैं, दैट मीन्स x विल बी रिटन एज इट इज। तो x इज इक्वल्स टू x, u t हम साथ में ले रहे हैं t एज इट इज। उसके बाद हम ले रहे हैं हाफ ax की वैल्यू 0 और t स्क्वायर की फॉर्म। तो ये टर्म तो हमारे पास 0 बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई ut की फॉर्म में और जो टाइम निकलेगा दैट इज t इज इक्वल्स टू x बाई u की फॉर्म। ये तो हमारे पास हो गया मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अलोंग में कि कैसा मोशन हो रहा है। सेकेंडली हम बात करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल फॉर्म में। तो प्रोजेक्टाइल है दैट मीन्स फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल क्या होगी, स्टार्टिंग में तो वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी तो y एक्सिस के अलोंग उसकी 0 होगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी uy इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगी। अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स ay की वैल्यू लेंगे हम, y कंपोनेंट है दैट मीन्स ay इज इक्वल्स टू g। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अलोंग y एक्सिस जो पोजीशन निकालने के लिए प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन आएगी सिमिलरली एज इट इज। x की जगह हम कंपोनेंट यूज करेंगे y बिकॉज जो मोशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी हैव टू रिटन लाइक दिस, y इज इक्वल्स टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर की फॉर्म। ये सारे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी दैट इज y इज इक्वल्स टू uy की वैल्यू 0 इंटू t हाफ इसकी वैल्यू g t स्क्वायर की फॉर्म। दैट मीन्स y की वैल्यू आएगी हमारे पास हाफ g t स्क्वायर की फॉर्म में। अब हमारे पास t की ऑलरेडी वैल्यू है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी हाफ g x बाई u की होल स्क्वायर की। तो y की जो पर्टिकुलर वैल्यू बनेगी दैट इज लिख सकते हैं g 2u स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है, ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन रही है पैराबोलिक की फॉर्म में। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज अ सिमेट्रिकल, किसके सिमेट्रिकल है, अबाउट y एक्सिस की। सो प्रोजेक्टाइल जब भी हम फायर करते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल, इट मीन्स ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोलिक पाथ। दैट मीन्स जब भी हम प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग जब वो आता है तो इन द एंड जब वो ग्राउंड को टच करता है तो वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे दैट इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना के जो फायर की है प्रोजेक्टाइल को, उस टाइम पे हमारे पास उसका मोशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, वर्टिकल के अलोंग, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस कंसीन में हम जो केस में कंसीडर कर लेंगे, जो प्रोजेक्टाइल है हमने फायर की है विद द वेलोसिटी u दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स ओ पॉइंट से हमने जो प्रोजेक्टाइल को फायर किया है दैट मीन्स ये एंगल बना रही है थीटा और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट मीन्स ये है हमारे पास u की फॉर्म में। उसके बाद हम बात करेंगे एक्चुअली द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो वेलोसिटी है दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रही है, एक x एक्सिस के अलोंग और एक y एक्सिस के अलोंग। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, दैट मीन्स जो वेलोसिटी है एक uy की फॉर्म में आ रही और एक आ रही है हमारे पास ux की फॉर्म में आएगी। उसके बाद दैट मीन्स हम ux को लिख सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में। x एक्सिस के अलोंग करें तो cos थीटा को इन्वॉल्व करेंगे,
वाई एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे तो साइन थीटा को इन्वॉल्व करेंगे, तो दैट मीन्स यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा दैट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस मीन्स ओ एक्स के अलॉन्ग है। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं यू वाई की, यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा दैट इज अलॉन्ग ओ वाई डायरेक्शन। उसके बाद प्रोजेक्टाइल्स मूव करेगा, मैंने बोल दिया हमने यहाँ से फायर किया तो मूव करेगा। इट कवर्स अ डिस्टेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos theta। so along the vertical due to the vertical component, कौन सा component u sin theta, जो मैंने अभी बताया आपको। सपोज करो कोई भी टाइम t है, t पे जो प्रोजेक्टाइल है वो एक पॉइंट पे रीच कर जाती है। सपोज वो पॉइंट है हमारे पास p है यहाँ पे, तो वो सपोज यहाँ p पॉइंट पे रीच कर जाती है। उसके बाद हम बोलेंगे सो दैट इट डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस एज गिवन बाय द एक्स वाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस होएगा p के कॉरेस्पॉन्डेंस, और इधर भी ये भी क्या होएगा, ये भी y की फॉर्म में है और ये है हमारे पास x एक्सिस की आएगा। तो इसको अगर हम कंसीडर ना भी करें तो यहाँ पे ऑलरेडी x एक्सिस की फॉर्म है, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन जो इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू x के इक्वल आएगी। ठीक है, यहाँ के बाद हम बात करेंगे फर्स्ट हमारा जो केस है दैट इज मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। जैसे हमने लास्ट आर्टिकल में दो जो पॉइंट्स लिए थे अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल, यहाँ पे हम पहले हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे फिर वर्टिकल की बात करेंगे। तो अगर उसमें भी सपोज किया था इफ वी निग्लेक्ट द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा विल बी रिमेन कांस्टेंट। दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा, ये हमें पता ही है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग एक्स एक्सिस है दैट मीन्स ax की वैल्यू आएगी इक्वल्स टू 0 और ये वैल्यू हमें और पास ऑलरेडी है। तो पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस निकालनी है तो वही क्वेश्चन यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू ux प्लस हाफ ax टी स्क्वायर की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u cos थीटा प्लस ये 0 वैल्यू पुट करेंगे दैट मीन्स ये वाली टर्म से खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास x की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी की फॉर्म, यहाँ पे टी भी है तो यहाँ पे टी भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाल लेनी है दैट इज इक्वल्स टू एक्स ओवर यू कॉस थीटा की। ठीक है, ये तो हमारे पास फर्स्ट केस आ गया। सेकेंडली बात करेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब वेलोसिटी निकालनी है हमने और प्रोजेक्टाइल अलोंग द वर्टिकल। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे जैसे वो वर्टिकल डायरेक्शन की तरफ आएगा प्रोजेक्टाइल तो उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के कारण। सो इनिशियल वेलोसिटी जो है यू वाई दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई की वैल्यू होगी माइनस ऑफ जी, बिकॉज वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट मीन्स माइनस डी की फॉर्म में लिखेंगे। तो y की वैल्यू आएगी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी यू साइन थीटा टी, साथ में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस हाफ ऑफ माइनस जी टी स्क्वायर की फॉर्म। तो ये वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू यू ऑफ साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई है वहां से हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हमने पीछे, ट्रैजेक्टरी मीन्स कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पीछे में हमने पैराबोलिक पाथ को फॉलो करवाया था, यहाँ पे देखते कौन सा पाथ उसको इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे t की वैल्यू है जो हम इस इक्वेशन में इजीली पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी u साइन थीटा, साथ में t की वैल्यू है हमारे पास x u cos थीटा की फॉर्म में, साथ में हमारे पास माइनस हाफ ऑफ g t की वैल्यू दैट मीन्स x ओवर u cos थीटा की स्क्वायर की फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस दैट मीन्स u के साथ u कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस दैट मीन्स टैन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो आ गई y इज इक्वल्स टू x टैन थीटा माइनस ऑफ ये है हमारे पास g की फॉर्म दैट मीन्स इसको लिख सकते g अपॉन u cos थीटा, साथ में हम कंसीडर करेंगे दैट इज स्क्वायर की फॉर्म, ये स्क्वायर में है दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, दैट मीन्स हम इसको टोटली लिख सकते हैं g अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा इनटू
एक्स स्क्वायर की फॉर्म, मतलब हमने इसको अलग अलग कर दिया है। तो सिंपली एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी ये इक्वेशन आ गई, दैट मीन्स ये फॉलो कर रही है इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। दैट मीन इट फॉलोज दैट प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल मूव्स अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। अब हमने एक्चुअली करना क्या है, बहुत सारे जो टर्म्स को फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं। तो उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारे पास। तो एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या हमारे पास, इट इज द टाइम दैट इज टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न द ग्राउंड, और वी कैन से कि ऐसे कितना टाइम लग रहा है प्रोजेक्टाइल का, सो दैट प्रोजेक्टाइल रिमेन्स एट एयर, मतलब हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो एयर में रिमेन रह रही है, दैट मीन्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे उस टाइम पे जितना टाइम कवर हो रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी की फॉर्म में, ठीक है। एज द मोशन फ्रॉम ओ टू ए, अब हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे है, मैक्सिमम यहाँ पे पहुंच जाता है जो प्रोजेक्टाइल ए पोजीशन पे, ये मैक्सिमम पोजीशन है उसकी। दैट मीन्स ओ टू ए इस यहाँ तक का टाइम होगा, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। उसके बाद फिर देन वो जब वो ग्राउंड को टच कर रही है, दैट मीन्स उस पॉइंट को हम बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। सपोज ये है ए क्यू की, ए क्यू पॉइंट है जहां पे उसने ग्राउंड को टच कर लिया, ग्राउंड लेवल को टच कर लिया। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्म। अब हमारे पास वेलोसिटी निकालनी है, तो y इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है हमारे पास उसको हम लिखेंगे अलोंग y एक्सिस के बात कर रहे हैं। दैट मीन्स ये लिखेंगे हम v की फॉर्म में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी की फॉर्म में है। तो यू वाई की वैल्यू और v की वाई की वैल्यू हमने कंसीडर करनी है। तो ये वैल्यू आएगी u साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है, दैट इज माइनस जी की फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स यहाँ तक जो टाइम है वो हाफ रेंज में है, यहाँ पे मैक्सिममली है, तो ये टाइम होगा t बाई 2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्टाइल वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, यहाँ पे जाके है वो उसने जो है ग्राउंड को वो टच कर चुका है, दैट मीन्स t की वैल्यू t बाई 2 के इक्वल होगी। और जो वी वाई की वैल्यू है उस टाइम पे वेलोसिटी इस पॉइंट पे एक टाइम पे वो स्टिल हो जाता, दैट मीन्स वी वाई की वैल्यू 0 की इक्वल होगी। 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस ऑफ जी t बाई 2 की फॉर्म। तो यहाँ से t टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो t की वैल्यू आएगी 2u साइन थीटा अपॉन g की फॉर्म है। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमने निकालना है कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की है जब वो प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है, दैट मीन्स रिमेन्स इन द एयर। तो उस टाइम पे जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है, दैट इज इट इज द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ प्रोजेक्टाइल जो है राइजेस अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्शन से ऊपर जाता है, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल h की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। So the distance covered by the projectile in time t along y-axis. So that means y is equals to uy t plus half ay t. Position time relation वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो uy की वैल्यू हमें पता है u sin थीटा की फॉर्म में है हमारे पास, ay की वैल्यू हमारे पास माइनस जी की फॉर्म में है, जो टाइम है दैट इज t बाई 2 की फॉर्म में, दैट इज फर्दर इज इक्वल्स टू जो हमने वैल्यू निकाली थी लास्ट आर्टिकल में, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट में। और जो y है दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट अटेन, दैट मीन्स y की जगह हम लिखेंगे h, जो हमने निकालना है कैपिटल H की वैल्यू। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी u y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t विल बी एज इट इज, या t की वैल्यू हम यहाँ से पुट करते थे, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, दैट इज u साइन थीटा अपॉन g की फॉर्म में, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था टाइम वाला। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज को अलग अलग पुट कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ माइनस जी यू साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g की फॉर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। अब हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या, जहां से हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है वहां से लेके
जहां पे हमने प्रोजेक्टाइल जो है ग्राउंड को टच किया, उन दोनों पॉइंट का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर की फॉर्म में। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज R is the horizontal distance that is covered by the projectile with uniform velocity u cos theta because it is along horizontal direction और time of flight के दौरान। तो हमारे पास जो R की वैल्यू है वो फिक्स होती है, उसको निकालते हैं क्या है R cos theta u cos theta into 2, दैट मीन्स डिस्टेंस है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होती है। तो जो हमारे पास रेंज है वो डिस्टेंस की फॉर्म में है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये हमने एक्चुअली यही फॉर्म लिखी है, जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी इनटू टाइम की फॉर्म। तो यू कॉस थीटा की वैल्यू हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे टी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट की, दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी के इक्वल है। तो आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर, साथ में हमारे पास 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन जी की फॉर्म में। अब 2 cos थीटा साइन थीटा का एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, दैट मीन्स हमारे पास जो रेंज का बनेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की फॉर्म में। अब इसके अंदर कुछ मैक्सिमम जो है केसेस आते हैं, दैट इज जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फॉर मैक्सिमम रेंज, दैट मीन्स हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात करनी है फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए। अब मैक्सिमम रेंज कब होएगी, अगर साइन 2 थीटा दैट मीन्स जो इसका एंगल है मैक्सिमम तब होएगा अगर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। अब साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, साइन की वैल्यू होती है हमारे पास 90 में, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं साइन 90। यहाँ से साइन साइन दोनों साइडों से कट जाएगी, हमारे पास बचेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 45 डिग्री। सपोज अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो उसके लिए हमारे पास जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालनी है, अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है तो इसके लिए सिमिलरली हमने बोला था कि साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के। तो इस केस में जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर में ये बहुत बार रिपीट होते हैं ये टॉपिक, आपको बोल देंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, रेंज निकालिए, अलग अलग कंडीशंस बताएंगे कि इससे लॉन्ग हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है, उसके अकॉर्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट आपको चेंज करके दे देंगे, इतना ले रहा है t/2 की जगह t/3 ले रहा है। तो उस टाइम पे आपको ये सारा आर्टिकल सॉल्व करके दिखाना होगा और इसको बहुत आराम से करना है और एक एक्चुअली डेरिवेशन की फॉर्म ही है जिसको हमने इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझ के आगे डेरिवेशन को फर्दर एक्सप्लेन करना है।